और आज हमारा विषय है नाटक का परिचय। नाटक के बारे में हम जानेंगे, नाटक क्या है। तो नाटक आप लोगों ने देखा होगा शायद रंगमंच पर। नाटक टेलीविजन पर भी हाँ देखते मैम। होंगे आप, जो आज का धारावाहिक है वो, उसको हम नाटक के रूप में देख सकते हैं। हालांकि जो धारावाहिक, टेलीविजन के धारावाहिक की प्रस्तुति होती है, वो रंगमंच पर जो प्रस्तुति होती है नाटक की, उससे भिन्न है। लेकिन जब हम यहाँ नाटक पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा हम नाटक के इतिहास की भी बात करेंगे, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है उसकी भी बात करेंगे। तो ध्यान से इसे सुनिएगा आप लोग। सबसे पहले तो कहा जाता नाटक वह एक काव्य विधा है। देखो लिखा हुआ है, नाटक वह काव्य विधा है जिसका संबंध रंगमंच और अभिनय से है। तो सबसे पहले तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि काव्य क्यों है। और आपका ये पेपर जबकि है तो ये तो गद्य विधा का पेपर है, गद्य की नई विधाएं आप पढ़ रहे हैं, और आपको पढ़ाया जा रहा है नाटक, जो कि कहा जा रहा है काव्य विधा है। तो इसे जानने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा पीछे। भारत में जब साहित्य के लिए जो पहले शब्द था, वो एक ही शब्द था, काव्य। और वो काव्य दो तरीके से होता था, उसके दो भेद हुआ करते थे। एक श्रव्य काव्य होता था और एक दृश्य काव्य होता था। और काव्य शब्द का प्रयोग जब यहाँ किया जा रहा है तो उस काव्य का मतलब है साहित्य, वांग्मय जिसको कहा करते थे, वांग्मय। तो श्रव्य काव्य होता था और दृश्य काव्य होता था। लाइक वो हो जाला सब काम छोड़ दे। वीडियो पूछवा ना बती ना। बीच में आवाज आ रही है, आप लोग अपना माइक म्यूट करें प्लीज। थैंक यू। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि काव्य है, काव्य के दो भेद किए गए, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य वह काव्य था जो सुना जाता था। और आप लोग जब और पढ़ेंगे, आगे जानेंगे अपने प्राचीन ग्रंथों के बारे में, तो आपको पता चलेगा हमारे यहाँ चार वेद हैं, शायद आप जानते होंगे। उन चारों वेदों को श्रुति कहा जाता था। क्यों श्रुति कहा जाता था? क्योंकि उन्हें सुनकर समझा जाता था। यानी कि हमारे यहाँ जो अध्ययन अध्यापन की प्रणाली थी, वो सुनकर सीखने की प्रणाली थी। श्रुति और स्मृति पर आधारित थी, सुनकर याद रखा जाता था। तो इसीलिए काव्य का जो भेद हुआ वो एक श्रव्य भेद हुआ। यानी कि एक वह काव्य होगा जो विद्यार्थी सुनेंगे और सीखेंगे, और दूसरा दृश्य काव्य है, अर्थात उसे विद्यार्थी विद्यार्थी या जन समाज का कोई भी व्यक्ति वह देखकर उसे सीखेगा और समझेगा। तो वो जो दृश्य काव्य है, वस्तुतः वही नाटक है। उसे रूपक भी कहा गया, और रूपक के 10 भेद किए गए। उन 10 में से सबसे प्रमुख भेद है नाटक, जिस नाटक के बारे में अब आज हम समझना चाह रहे हैं, समझेंगे। तो कहते हैं नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नट धातु से नाटक शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति नृत्य धातु से भी मानते हैं। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि नट और नृत्य, इन दोनों का अर्थ लगभग समान होता है। और जो विधाएं हैं, आर्ट फॉर्म्स जिसको कहते हैं हम, कला के जो रूप हैं, जिसमें एक नाट्य रूप है और दूसरा नृत्य है, ये दोनों भी कुछ बहुत बहुत ज्यादा, जब हम लोक कलाओं की बात करते हैं, लोक नाट्यों की बात करते हैं, तो ये अलग नहीं है। तो इसलिए नट धातु, नृत्य धातु या नृत्य से भी इसका संबंध माना जाता है। और देखिए तीसरा पॉइंट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें लिखा भी हुआ है, नृत्य और नाट्य, इनका एक दूसरे से संबंध है। और ये संबंध बाद के नाटक जो हम पढ़ते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद के नाटक जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उन नाटकों में उन्होंने बीच बीच में गीत भी रखे हैं, जो गेय हैं, मतलब संगीत नृत्य आदि से नाटक का संबंध है। नृत्य भावाश्रित होता है, और नृत्य, देखिए दोनों शब्दों में अंतर है।
ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर। मैं आप लोगों को लेजर पॉइंट के माध्यम से उन शब्दों की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। देखिए यहाँ पे है नृत्य और ये शब्द है नृत्य। तो ये नृत्य जो है ये भाव पर आश्रित होता है, आधारित होता है, और नृत्य ये ताल और लय पर आधारित होता है। और नाट्य, जिसे हम नाटक भी कहते हैं, उसमें अवस्थाओं की अनुकृति होती है। अनुकृति मतलब अनुकरण। कैसे होता है ये अनुकरण, इसे समझिए। जैसे कि मान लीजिए एक अभिनेता है जिसे रंगमंच पर राम का अभिनय प्रस्तुत करना है, उसको करना है राम का अभिनय वहां पर रंगमंच पर। तो वो अभिनेता राम के चरित्र के बारे में पढ़ेगा, जानेगा, समझेगा, और यदि कहीं उसे देखने को मिल जाए तो वो उस चरित्र के अभिनय को देखेगा और फिर उसका अनुकरण करके उसे रंगमंच पर प्रस्तुत करेगा। तो ये जो अवस्था की अनुकृति होती है यही नाटक है वास्तव में। और ये नाटक जो है ये रस पर आधारित होता है। आगे चलकर हम जब नाटक के तत्व पढ़ेंगे तो देखेंगे कि नाटक का एक तत्व रस भी है। रस, जिसके बारे में शायद स्कूल में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। साहित्य के 9 रस होते हैं, श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, विभत्स वगैरह। तो उन्हीं में से रसों की बात की जाएगी तब मैं बताऊंगी। कुछ रस होते हैं जो नाटक में प्रमुख रस के रूप में आ सकते हैं, कुछ गौण रस के रूप में आ सकते हैं, लेकिन नाटक में मुख्यतः अवस्था की अनुकृति की बात की जाती है, यानी अनुकरण होता है। इसीलिए इसे रूपक भी कहा गया है, क्योंकि इसमें रूप का आरोप होता है। जैसे रूपक अलंकार है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। रूपक अलंकार में क्या होता है, जैसे किसी कवि ने वर्णन किया है कि सीता का मुख चंद्रमा है। अब ये नहीं कहा है उस कवि ने कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, नहीं। सीता का मुख मानो चंद्रमा है, ये भी नहीं, बल्कि कवि क्या कह रहा है, सीता का मुख चंद्रमा है। सीधे सीधे मुख पर चंद्रमा के सौंदर्य का आरोप कर दिया गया है, भेद नहीं रह गया है वहां पे। ठीक इसी प्रकार नाटक में भी अभिनेता जिस चरित्र का अभिनय करता है उसके रूप को अपने ऊपर पूरी तरह से आरोपित कर लेता है, उसमें कोई भेद नहीं रह जाता है। इसीलिए ये रूपक है। इसमें अवस्थाओं की अनुकृति की प्रधानता होती है और यह रस पर आधारित होता है। तो इस प्रकार या नृत्य धातु से उत्पन्न है और वह काव्य की ऐसी विधा है जिसमें अवस्थानुकृति मतलब अवस्थाओं की अनुकृति, अनुकरण, अभिनय, भाव प्रकाशन और रसानुभूति, इन सब की व्याप्ति हो जाती है। यानी इन सब का व्याप्त होना पूरे नाटक में। अवस्थाओं का अनुकरण भी दिखना चाहिए, अभिनय भी अच्छा होना चाहिए, भाव समझ में आने चाहिए और रस की निष्पत्ति भी होनी चाहिए। रस को अगर हम सरल ढंग से समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो दर्शक बैठे हुए हैं सभागार में नाटक देखने के लिए, जब वह नाटक देखें, देखकर अपने घर जाएं, तो वो उस रस में सराबोर रहें जो दिखाने का प्रयास नाटककार ने किया है। तो इस तरह, और वो उसे अनुभव कर सके, नाटककार जो कहना चाह रहा है वो उसका अनुभव कर सके, उस आनंद को प्राप्त कर सके। ये नाटक का उद्देश्य होता है। कि नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई, आचार्य भरत मुनि के बारे में भी बताऊंगी इसी के साथ साथ। लेकिन यहाँ ये पहले बता दूं आप लोगों को कि जब भी कभी नाटक की बात की जाती है या रस की बात की जाती है, जो 9 रस हैं, तो भरत मुनि का नाम सबसे पहले, क्योंकि नाटक उनका जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, नाटक का आरंभ वहीं से माना जाता है। और कैसे हुआ ये जानना बड़ा रोचक है। और मैं यहीं से बात अपनी शुरू कर रही हूँ। कहते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, पहले कहीं सुना होगा, हमारा समाज जो है वो वर्णों में विभाजित है।
चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार वर्णों में समाज को विभाजित किया गया था सुविधा के लिए। और ये वर्ण विभाजन जो था ये कर्म पर आधारित था, जन्म पर आधारित नहीं था। तो जब कर्म पर आधारित था तो पहले की जो समाज की व्यवस्था थी उसमें था कि गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त होती थी, और शिक्षा प्राप्त करने का और शिक्षा देने का अधिकार अधिकतर ब्राह्मणों को था, और राजकुमार भी गुरुकुल में शिक्षा लेने जाया करते थे। कुछ वैश्य भी जाते थे, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। लेकिन समाज का एक वर्ग था जिसे शिक्षा प्राप्त करने का, अध्ययन अध्यापन का, शिक्षा प्राप्त करने का मैं यहाँ नहीं कहूंगी, अध्ययन अध्यापन जो डायरेक्ट एजुकेशन था ना, गुरुकुल में जाकर पढ़ना, उसका अधिकार उसे नहीं मिला था। तो ये जो भरत आदि जो मुनि थे, ऋषि मुनि, इन्होंने सोचा कि इस प्रकार समाज का विकास कैसे हो सकता है कि अगर एक वर्ग अशिक्षित रह गया, अज्ञानी रह गया, तो समाज कैसे सीख पाएगा। तो इन लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ज्ञान इन तक भी पहुंचे। तो ये सब भरत और दूसरे ऋषि मुनि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से अपनी चिंता बताई कि समाज इस तरह से है तो समाज में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, चारों वेदों से, क्योंकि ज्ञान का जो स्रोत है हमारे यहाँ वो तो वेद हैं, चार वेद प्राचीन काल से। तो चारों वेदों से कुछ कुछ लेकर एक पंचम वेद का निर्माण किया। क्या क्या लिया देखिए, चार वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गान, गान से मतलब है संगीत, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना गीत संगीत भी इससे संबंधित होता है, तो सामवेद से गान, और अथर्ववेद से रस लेकर उन्होंने एक पंचम वेद का निर्माण किया जिसका नाम रखा उन्होंने नाट्यवेद। और इस तरह से मैम ब्रेक हो गई। आए गए। मैम दोबारा बताइए, ब्रेक यस, हो गई है, दोबारा क्या चीज बताइए। बेटा? अभी आपने बोला ना वो। आवाज ब्रेक हो रही, आवाज ब्रेक हो हाँ रही है। हाँ, ब्रेक हो गई थी बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, मौसम आज यहाँ बड़ौदा का थोड़ा खराब है, आंधी पानी टाइप का है, तो आंधी जैसा है, तेज हवाएं, हो सकता है इंटरनेट में प्रॉब्लम हो रही होगी। अगर बीच में कुछ आपका नहीं सुन पाते हैं ना, एक दो वाक्य या एक दो शब्द, तो चिंता मत कीजिए, ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज शाम तक, रात तक अपने उस चैनल पे डाल दूंगी और आप लोग बड़े आराम से सुन पाएंगे इसको, ठीक है? ओके मैम। हाँ, इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ये बात वापस दोहरा रही हूँ, सुनिए ध्यान से। ब्रह्मा ने चारों वेदों से कुछ कुछ लेकर एक पांचवें वेद का निर्माण किया। और चारों वेदों से क्या क्या लिया सुनिए, ऋग्वेद से पाठ, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गान और अथर्ववेद से रस लेकर उन्होंने एक पांचवें वेद का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया नाट्यवेद। और फिर वो नाटक जो उसी उसी नाट्यवेद पर आधारित है, ये जो नाटक है, भरत मुनि ने फिर एक ग्रंथ लिखा नाट्य शास्त्र, और उसमें नाटक क्या है, नाटक का अभिनय कैसे होना चाहिए, नाटक के तत्व कौन कौन से होने चाहिए, उसकी कथा कौन सी होनी चाहिए, उसमें नेता अभिनेता ये सब क्या कैसे होना चाहिए, उस सब के बारे में बताया गया है। तो वहां से नाटक की उत्पत्ति मानी जाती है कि नाटक की उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा हुई है, और इन सारे ऋषि मुनियों के अनुरोध पर समाज में संतुलन लाने के लिए, ताकि जो ज्ञान वेदों में है वो ज्ञान सब तक पहुंच सके। जो लोग वेदों को नहीं पढ़ सकते वे नाटक का अभिनय देखकर, रंगमंच पर नाटक का मंचन होते हुए देखकर
वो ज्ञान देखकर सीख सकें, इस उद्देश्य से नाटक की उत्पत्ति की गई। तो अपने उस ग्रंथ में आचार्य भरत मुनि कहते हैं, न स योगो, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, न स योगो न तत्कर्म नाट्येस्मिन् यत्र दृश्यते सर्वशास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च। अर्थात कोई योग, कोई कर्म, कोई शास्त्र और कोई शिल्प ऐसा नहीं है जो नाटक में न दिखाई पड़ता हो। नाटक सभी कलाओं, शास्त्रों और कर्मों का समन्वित रूप है। अब आप समझ रहे होंगे अभी जो मैंने कहा, ये सभी कलाओं, सभी शास्त्रों और सभी कर्मों का समन्वित रूप है। कैसे? क्योंकि ये चारों वेदों में जो जो बातें थीं मुख्य, उन सबको लेकर इसका निर्माण किया गया है। ये मैंने आप लोगों के देखने के लिए इंटरनेट से ही ये चित्र लिया है, भरत मुनि का चित्र है, देखिए। और इनका लिखा हुआ ग्रंथ नाट्य शास्त्रम, हालांकि आजकल ये मूल ग्रंथ शायद ही किसी को के पास हो, लेकिन उसकी बहुत सारी टीकाएं बाजार में उपलब्ध हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। तो नाटक की परिभाषा दी गई कि नाटक आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। अभी जब मैं आप लोग को तत्व पढ़ाऊंगी, नाटक के तत्व, तो उसमें एक अभिनय तत्व की भी बात की जाएगी। तो आपको मैं बताऊंगी कि चार अभिनय के जो चार प्रकार होते हैं वो यही हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। ये चारों प्रकार के अभिनय से युक्त वह दृश्य रचना है जिसमें देवता, मनुष्य, राजा या किसी महात्मा के अनुकरण द्वारा सुख दुख समन्वित लोक के स्वभाव का प्रस्तुतिकरण होता है। ये बड़ी व्यापक परिभाषा है। इस परिभाषा में सारे तत्वों की बात कर दी गई है। नाटक में अभिनय होता है और अभिनय कितने प्रकार का होता है उसकी बात यहाँ पर कर दी गई है। नाटक की कथा कहाँ से ली हुई होनी चाहिए और किसका चरित्र उसमें वर्णित हो, उसकी भी बात यहाँ पर कही गई है। देखो कहा गया है, देवता, मनुष्य, राजा या किसी महात्मा का अनुकरण किया जाए उसमें। और तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है वो कि लोक के स्वभाव का प्रस्तुतिकरण, जो लोक में है, जो समाज में है, उसी का प्रस्तुतिकरण नाटक में होता है। आगे देखते हैं, चलिए। ये आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। पीछे अभी हमने आचार्य भरत मुनि के बारे में पढ़ा, उनकी दी हुई परिभाषा के बारे में पढ़ा। और अभी देखिए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, ये थोड़ी बड़ी परिभाषा है, लेकिन आपको ये परिभाषा बार बार पढ़िएगा। जब मैं बाद में आपको इसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, उसे भी बार बार सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। इसी में आपको तत्व भी समझ में आ जाएंगे। ये परिभाषा जो इतनी बड़ी है, इसी में उसका पूरा स्वरूप समझ में आ जाएगा नाटक का। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, नाटक वह दृश्य काव्य है जिसकी शरीर रचना किसी प्रसिद्ध वृत्त से की जाया करती है। प्रसिद्ध वृत्त, वृत्त का मतलब यहाँ पर है कथा। आप लोगों ने गुजराती में सुना होगा, गुजराती में कथा के लिए शब्द है वार्ता। तो ये वृत्त, वार्ता, कथा ये पर्यायवाची हैं। तो पहली बात यहाँ पर आ गई कि नाटक की कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सीधे कह दिया गया, किसी प्रसिद्ध कथा को नाटक में दिखाया जाना चाहिए। प्रसिद्ध कथा कौन सी हो सकती है? राम की कथा ले लो, कृष्ण की कथा, महाभारत से कथा ले लो, किसी बड़े सन्यासी की कथा ले लो। वो कथा जो लोक में पहले से प्रचलित हो, ताकि लोग जब नाटक पर उसका मंचन होते हुए देखें तो उसे समझ सकें आसानी से। तो प्रसिद्ध कथा होनी चाहिए, पहली बात हो गई। दूसरी बात है इस नाटक के शरीर में। अब यहाँ शरीर से मेरा मतलब है, या लेखक का मतलब है, कि इसकी जो कथा वस्तु का गठन होता है उसमें 5 संधियां होती हैं। अभी मैं आगे चलकर बताऊंगी, इसमें सिर्फ 5 संधियां ही नहीं होती हैं, बल्कि 5 अवस्थाएं होती हैं पूरे नाटक की कथा की। उसकी 5 संधियां होती हैं और उसके बाद 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं। ये संधियां बीच में रहती हैं
जो अवस्थाओं और अर्थ प्रकृतियों को जोड़ती हैं, जोड़ने का काम करती हैं। एक तरह से कहा जाए तो कथा के गठन में संधियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो नाटक के शरीर में 5 संधियां होती हैं और उन उन चरित्रों के उदात्त गुणों और अभ्युदयों के उपनिबंधन के कारण यह भी उदात्त और श्री समृद्ध हुआ करता है। इसका मतलब है कि नाटक की के इस जो एक प्रसिद्ध कथा ली जाएगी, उसके जो चरित्र होंगे वो बड़े गुणी होंगे, उदात्त स्वभाव वाले होंगे और उनकी अभ्युदय मतलब निरंतर उनकी उन्नति और विकास, निरंतर उत्तरोत्तर विकास उनका नाटक में दिखाया जाता है। जिसके कारण, क्योंकि चरित्र का विकास दिखाया जा रहा है, इसीलिए नाटक की कथा भी बड़ी उदात्त और समृद्ध होती है। इसके उद्भव का कारण मानव का सुख दुखात्मक जीवन है। अब देखिए नाटक के उद्भव की आवश्यकता क्यों पड़ी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को वह कथा सुनाई कि असंतुलन था समाज में, असंतुलन था तो कहा उसको सोचकर नाटक के उद्भव की आवश्यकता पड़ी। तो उनका जो सुख दुख था ताकि उसे दिखाया जा सके और उनके दुखों का निराकरण, उनके निवारण का प्रयास किया जा सके, समाधान ढूंढा जा सके। इसमें भिन्न भिन्न रसों और भावों का अनुभव हुआ करता है। रस होते हैं अलग अलग, भाव होते हैं। अब इसकी रचना कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंकों में पूर्ण हुआ करती है। ध्यान से इसे सुनिएगा। अंक, जब आप नाटक पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जो लेखक होता है नाटक का, वो बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से लिखता हुआ चलता है। अंक 1, दृश्य 1, अंक 2, दृश्य 2, इस तरह से वो पहले ही संकेत दे देता, लिख देता है उसमें। तो ये जो अंक होते हैं वो नाटक पूरा बनने के लिए कम से कम 5 अंक हों अथवा अधिक से अधिक 10 अंक हों। मतलब 10 से अधिक होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं होती है। इसका नायक किसी प्रसिद्ध राजवंश का कोई राज ऋषि हो सकता है, कोई बड़ा चरित्र, दिव्य चरित्र होना चाहिए। और नायक के लिए धीर और उदात्त होना, प्रतापी होना, या धीर का मतलब है धैर्यवान, प्रतापी होना, नायकोचित गुण, एक नायक में जिन गुणों का होना आवश्यक माना गया है वो होने चाहिए उसमें। तो ये नायक कौन हो सकता है, आगे देखिए इसमें लिखा गया है, इसमें बताया गया है। यहाँ पे देखिए, यह नायक दिव्य हो सकता है। दिव्य से मतलब कोई देवता हो सकता है, देवलोक का निवासी हो जो, या फिर उपदिव्य हो, जो मर्त्य लोक यानी इस पृथ्वी का निवासी हो, या फिर दिव्या दिव्य हो, यानी कि दिव्य हो लेकिन मानव रूप में विद्यमान हो। जैसे कि कहा जाता है राम और कृष्ण के लिए कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो विष्णु दिव्य चरित्र हैं, लेकिन जब मानव रूप में उन्हीं के चरित्र ने, भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार ले लिया, तब वे दिव्या दिव्य हो जाते हैं। इन तीनों में से कोई भी महान व्यक्तित्व हो सकता है नाटक का नायक। और इस रूपक प्रकार में एक ही रस का मुख्य रूप से अभिव्यंग्य, अभिव्यंग्य से मतलब अभिव्यंजना, एक ही रस आना चाहिए इसमें मुख्य रूप से, और वह मुख्य रस श्रृंगार हो सकता है अथवा वीर हो सकता है। और इसकी रचना गोपुच्छ के अग्रभाग के समान हो तो अच्छी लगती है, ये आचार्य विश्वनाथ का कहना है। लेकिन ये जो गोपुच्छ की बात कही है, ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी मिलती है। उन्होंने भी नाटक की कथावस्तु कैसी होनी चाहिए इसके संबंध में लिखा है कि नाटक की कथावस्तु गोपुच्छाग्रवत होनी चाहिए। संस्कृत में है, उसका अर्थ यही है कि गोपुच्छ के अग्रभाग के समान नाटक की कथा होनी चाहिए। तो कैसे हो सकती है नाटक की कथा गोपुच्छ के अग्रभाग के समान? देखिए, आप लोगों ने देखी होंगी गाय की पूंछ, अग्रभाग, अग्रभाग वो जो लटका हुआ रहता है ना, जहां ढेर सारे बाल उसके रहते हैं। नाटक की एक मुख्य कथा होती है और उस मुख्य कथा को सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसके समर्थन में कई छोटी छोटी कथाएं रास्ते में जन्म लेती हैं, खत्म होती हैं, जन्म लेती हैं।
बिल्कुल गाय के पूंछ की तरह। जैसे एक गाय की पूंछ एक बड़ी लंबी सी तो होती है, लेकिन कई सारे छोटे छोटे बाल उसमें होते हैं। आप ध्यान से उसको सोचिए, चित्र उसका समझ में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार नाटक की एक मुख्य कथा होती है, और उस मुख्य कथा को बल देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तमाम छोटी छोटी कथाएं जन्म लेती हैं, थोड़ी दूर तक साथ चलती हैं, फिर पूर्ण हो जाती हैं, फिर दूसरी कथा जन्म लेती है, और इस प्रकार नाटक की कथा विस्तार लेती है, और फिर धीरे धीरे वो छोटी छोटी कथाएं पूर्ण हो जाती हैं, और अंत में फिर नाटक की मुख्य कथा भी पूरी हो जाती है। तो इसीलिए गाय की पूंछ के अगले भाग के समान इसकी बात कही गई है। अब देखिए, जो हमारी जो भाषा होती है ना, वो हमारी संस्कृति को बताती है। हमारे देश में गायें थी, और गायें पालने का एक तरह से रिवाज था। हर घर में गाय होती थी, आज भी बहुत सारे घरों में गायें होती हैं। तो कोई भी कवि है जो, या कोई आचार्य है, या कोई शास्त्रकार है, वो जब कोई प्रतीक दे रहा होता है तो वो वही प्रतीक देगा जो उसके सामने दिखेगा। तो यहाँ भी भरत मुनि को गाय दिखी, तो उन्होंने कहा अच्छा, नाटक की कथा ऐसी होनी चाहिए, गाय की पूंछ के अगले भाग के समान। तो नाटक के बारे में इतनी बातें जान लेने के बाद, कथा के बारे में जानकारी लेने के बाद, अब आइए देखते हैं नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं। नाटक के तत्वों की जब चर्चा की जाती है तो दो दृष्टियों की चर्चा की जाती है। दो दृष्टियां मतलब एक भारतीय दृष्टि से, और दूसरी पाश्चात्य, पश्चिम की दृष्टि। क्या है, नाटक की कथा कैसी होनी चाहिए, क्योंकि पश्चिम में भी बहुत अच्छे अच्छे नाटककार हुए हैं। आप लोगों ने भी शायद शेक्सपियर वगैरह के नाटक पढ़े होंगे, या फिर नाम तो सुना ही होगा। तो पश्चिम की दृष्टि क्या कहती है, और पूर्व की यानी भारत की दृष्टि क्या कहती है, ये देखना है नाटक के तत्वों के संबंध में। भारतीय दृष्टि से नाटक के सिर्फ तीन ही तत्व होते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए, वस्तु, नेता और रस, ये तीन ही तत्व होते हैं। लेकिन इन तीनों में पश्चिम के जो ये 6, 7, 8 की बात कही गई है, ये सारे उसमें समाहित हैं। जैसे वस्तु का मतलब है यहाँ पर कथा वस्तु। तो जब कथा वस्तु की, अभी मैंने थोड़ा जब परिभाषा की बात कर रही थी, परिभाषा में ये सारा कथा वस्तु के बारे में विस्तार से बताया गया है कि नाटक की कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए। उत्पत्ति की दृष्टि से नाटक की कथा वस्तु ऐतिहासिक हो सकती है, जिसे प्रख्यात प्रसिद्ध कथा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, प्रसिद्ध कथा होनी चाहिए, या फिर काल्पनिक हो सकती है, या दोनों का, इतिहास और कल्पना का मिला जुला रूप हो सकता है। तो कथा वस्तु इस प्रकार की हो सकती है। फिर चरित्र की दृष्टि से कथा वस्तु दो प्रकार की होती है, आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा। तो आधिकारिक कथा जो होती है वही मुख्य कथा होती है, और प्रासंगिक कथा वे छोटी छोटी कथाएं हैं जो मुख्य कथा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए, विस्तार देने के लिए जन्म लेती हैं। तो प्रासंगिक और आधिकारिक और प्रासंगिक कथाएं हो गई। प्रासंगिक कथाओं के भी फिर दो भेद हो जाते हैं, पताका और प्रकरी। पताका थोड़ी बड़ी प्रासंगिक कथा होती है, और प्रकरी छोटी छोटी प्रासंगिक कथाएं होती हैं। वापस गाय का पूंछ आप अपनी नजरों के सामने याद कीजिए, और उसका चित्र देखने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार ये जो 5 कथा वस्तु के ये भेद हैं कि किस प्रकार की होती है। और फिर यहीं पर बात आती है अर्थ प्रकृतियों की, और संधियों की, और बात आती है कार्यावस्थाओं की। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 1 मिनट के लिए इस स्क्रीन से एक दूसरी स्क्रीन पर ले जा रही हूँ, जो मैंने एक दूसरी क्लास के लिए बनाया था, उसे आप देख लें, फिर मैं वापस इस स्क्रीन पर आ जाऊंगी। तो ये कार्यावस्थाएं और संधियों की बात यहाँ पर कही गई है। आप देखिए, आप स्क्रीन पर शायद देख पा रहे होंगे ये नई स्लाइड, देख रहे हैं? यस मैम। हाँ, यस मैम। ओके। तो ये देख लीजिए, ये कथा वस्तु का संगठन है। कथा वस्तु का संगठन इस प्रकार से होता है, इसमें
5 कार्यावस्थाएं होती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं, और कार्यावस्थाओं और अर्थ प्रकृतियों को जोड़ने के लिए 5 संधियां होती हैं। इसे सिर्फ इसको बहुत मैं विस्तार से आपको इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि ये फाइनल ईयर बीए के स्तर का है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको दिखाकर इतना ही बताना चाहती हूँ कि नाटक का आरंभ होता है और आरंभ में नायक किसी एक कार्य का आरंभ करता है, और नाटक का अंत होते होते यहाँ पर देखिए आरंभ है और यहाँ पर देखिए कार्य है। नाटक का आरंभ होकर जब वो इन सारी अवस्थाओं से गुजरता हुआ यहाँ पर पहुंचता है तो नाटक का वो कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए, और जो जिस कार्य को उसने सोचा था नायक ने, उसे नाटक की भाषा में कहते हैं फल। नाटक का फल नाटक के अंत में नायक को प्राप्त हो जाना चाहिए, ऐसा भारतीय दृष्टिकोण है। भारत के लोग ऐसा मानते हैं कि नाटक सुखांत होना चाहिए, अर्थात जो सोचकर नाटककार चला है अंत में वो सिद्ध हो जाना चाहिए। इसको ऐसे आप समझिए, जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं ना, तो मूवी में होता है एक नायक है, मान लीजिए आमिर खान की कोई मूवी आप देख रहे हैं, और आमिर खान उस मूवी में थोड़ी देर चलकर उसका माधुरी दीक्षित मिल जाती हैं, उन दोनों को एक प्रेम कथा है मान लीजिए वो फिल्म, उन दोनों को प्रेम होता है और अंत में और फिर संघर्ष आरंभ होता है। हीरोइन जो नायिका है उसके पिता नहीं चाहते कि मेरी बेटी का विवाह उसके साथ हो, इसी के लिए संघर्ष होता है, लड़ाइयां होती हैं, वो गुंडे भेजता है ये वो, और अंत में हम बड़े खुश हो जाते हैं जब हम एक फिल्म देखने जाते हैं कि अच्छा अंत में दोनों मिल गए, विवाह हो गया है ना, हैप्पी मैरिड लाइफ करके एक आ जाता है। तो ये क्या हुआ, सुखांत हुआ। अगर यही पश्चिमी दृष्टिकोण होता, पाश्चात्य दृष्टिकोण, तो जरूरी नहीं था कि वो मिलना उनका, यानी अंत सुखमय हो जरूरी नहीं है, क्योंकि पश्चिम में ट्रेजेडी को बहुत अच्छा नाटक माना जाता है, दुखांत नाटकों को बहुत बढ़िया माना जाता है। और इसीलिए आप वहां के नाटक अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे जो उनके नाटकों में, शेक्सपियर के ही नाटक ले लें आप, उनके नाटकों में विध्वंस दिखाया जाता है, अंत में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। नायक की एक गलती होती है और उस गलती की वजह से सब कुछ खत्म हो जाता है। इसे वहां कहते हैं त्रुटिच्युत, यानी उस गलती तो हो गई, अब अब उस गलती का फल मिलेगा, और उस फल मिलने के कारण ही वो अंत में कि गलती हुई है तो उसका जो परिणाम है वो ये है, तो अंत जो है वो विध्वंस और सब कुछ नष्ट होते हुए दिखाया जाता है। तो इस तरह से नाटक की कथा वस्तु पूर्ण होती है। अब दूसरा हमारे यहाँ भारतीय दृष्टिकोण से जो दूसरा तत्व है नाटक का, वो है नेता। नेता से यहाँ मतलब है नायक, या यहाँ पर जो पाश्चात्य दृष्टि से आप देख रहे हैं चरित्र चित्रण। अब मैं साथ साथ दोनों लेकर चल रही हूँ, पाश्चात्य और भारतीय दोनों। वस्तु में कथा वस्तु आ गई, और नेता का मतलब चरित्र चित्रण भी आप यहाँ ले लीजिए। नेता का मतलब हमारे यहाँ नायक है, और भारत में भारतीय दृष्टि से नायकों के 4 प्रकार माने गए हैं। धीरोदात्त नायक, धीर प्रशांत नायक, धीर ललित नायक और धीरोद्धत नायक। आपको इतना बहुत ज्यादा विस्तार में लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ नाम आप जान लीजिए। धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित और धीरोद्धत। तो इस तरह के 4 प्रकार माने गए हैं, और जैसा कि अभी परिभाषा पढ़ते हुए हमने देखा कि वो कोई दिव्य पुरुष हो सकता है, कोई राजऋषि हो सकता है, कोई बहुत बड़ा महान सन्यासी हो सकता है, या कोई ऐसा महान चरित्र जिसके जीवन से जो लोग उस नाटक को देख रहे हैं वे कुछ प्रेरणा ले सकें, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य है सिखाना, तो कुछ सीख सकें, ऐसा चरित्र होना चाहिए नायक का। और तीसरा मुख्य जो तत्व है भारतीय दृष्टि से, वो है रस, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। और यहाँ पर रस का मतलब है, अगर आप सामान्य शब्द में देखना चाहें, जानना चाहें, तो उसका मतलब है आनंद। नाटक में भरत मुनि के अनुसार 2 ही रस मुख्य हो सकते हैं, एक श्रृंगार, दूसरा वीर रस। बाकी सारे रस गौण रूप में
आ सकते हैं, लेकिन मुख्य रस श्रृंगार अथवा वीर ही हो सकता है। और जो दर्शक है, इस रस की सफलता, नाटककार के की सफलता इस बात में है कि जिन रसों को उसने नाटक में सृजित किया है उसको, उसका अनुभव उसके दर्शक अथवा श्रोता कर सके। अब हम देखते हैं इन्हीं आधारों पर जो पश्चिम के ये सारे बिंदु हैं नाटक के तत्वों के। तो देखिए, संवाद और कथोकथन भी वस्तु में आ जाएगा, क्योंकि कथा जो लिखी जा गई है वो संवादों में ही लिखी गई है। और कहा जाता है संवादों के लिए कि नाटक के जो संवाद हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, सरल भाषा सरल में होने चाहिए। दो इसके कारण बताए गए हैं, क्योंकि इसे देखकर आनंद लिया जा रहा है। अगर बहुत कठिन भाषा होगी तो किसी को समझ में नहीं आएगी। लंबे लंबे वाक्य संवाद होंगे तो सुनने वाला भूल जाएगा कि शुरू कहाँ से हुई थी बात। इसलिए छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, छोटे छोटे संवाद होने चाहिए, सरल भाषा में होने चाहिए जो सबकी समझ में आ सके। और और जो है वो जो नायक उसे बोल रहा है उसकी उसके अपने स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। इसे ये समझना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए कि नायक है कोई एक ऋषि, तो उस ऋषि का संवाद आप संस्कृत निष्ठ शब्दावली उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वही नायक मान लीजिए किसी का सेवक है, यहां पर नौकर शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर रही हूं, सेवक है, अगर वो हो सकता है उसकी शिक्षा उतनी ना हो जितनी उस ऋषि की शिक्षा है, तो उस सेवक की भाषा लोक भाषा होनी चाहिए, जो जो ताकि कृत्रिम ना लगे कि सेवक होकर वो ऐसी भाषा कैसे बोल रहा है। तो संवादों की बात भी हमारे भारतीय दृष्टिकोण में कथा वस्तु के अंतर्गत आ जाती है। फिर दूसरी बात है, अगली बात है, जो अगला बिंदु है वो है देश काल और वातावरण का ध्यान रखा जाना चाहिए नाटक में। किस देश की कथा, देश का मतलब है स्थान, किस देश की कथा लिखी जा रही है, किस समय की कथा लिखी जा रही है, किस वातावरण की कथा है, सारा कुछ मेल खाना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कथा लिखी जा रही है गुजरात के किसी एक गांव की, सौराष्ट्र के पास के किसी एक गांव की, और उसको कपड़े पहना दिए गए मान लीजिए जो पंजाब के भगड़ा करने वाले कपड़े होते हैं, तो ये बिल्कुल कृत्रिम सा लगेगा, कोई तालमेल नहीं लगेगा इसमें, लोग हंसेंगे इस पर। तो इस तरह का की बात नहीं होनी चाहिए। देश काल और वातावरण का ध्यान रखना चाहिए। गीत योजना होनी चाहिए नाटकों में। जो अभी आपको जब मैंने उत्पत्ति की कथा बताई तो मैंने बताया ब्रह्मा ने सामवेद से गान लेकर, तो सामवेद से गान क्यों लिया था, क्योंकि गान आवश्यक है, संगीत आवश्यक है। तो गीत योजना भी नाटकों में होनी चाहिए, पहले होती थी और आज भी कुछ कुछ नाटककार हिंदी के जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, उनकी नाटकों में गीतों को देखा जा सकता है। और अगला तत्व है पाश्चात्य दृष्टि से अभिनेता। अभी भारतीय दृष्टि से जो हमने बात की नेता, तो नेता की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें अभिनय तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि भारतीय परिभाषाओं में ही कह दिया गया है कि जो ये नाटक है ये रूपक है, इसमें अवस्था का अनुकरण होता है। तो अभिनय अनुकरण से ही संबंधित चीज है, अनुकरण ही किया जाता है अभिनय में। तो ये भी हमारे नेता वाले बिंदु में समाहित हो गया। फिर अगली बात भाषा शैली की कही गई है पाश्चात्य दृष्टि से। जब अभी मैंने कथा की बात की, संवादों की बात की, तो वहां पर भाषा की भी बात कर ली कि जो नायक है उसी के अनुकूल, जो पात्र बोल रहा है उसी के अनुकूल उसकी भाषा होनी चाहिए। और अंत है उद्देश्य, नाटक का उद्देश्य सिद्ध होना चाहिए। जिस बात को लेकर अभी जो मैंने आपको एक दूसरी स्क्रीन दिखाई थी, एक स्लाइड, कि जिस कार्य को सोचकर नायक कार्य आरंभ करता है, अंत में वह कार्य पूर्ण होना चाहिए, तभी नाटककार अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा।